जो मैंने 12 जो पॉइंट आपको बताए इसको आप लोग समझिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि हमारी जो सरकारें बने वो इन 12 बिंदुओं पे फोकस करे और जो पार्टी जो नेता इन 12 बिंदुओं पे अगर कोई बात करता है तो उसी के फेवर में आप लोग वोट भी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे को वोट करना ही हमारी जो है समझदारी है। अगर पढ़े लिखों को वोट नहीं करेंगे तो अनपढ़ हमेशा हम पे शासन करते रहेंगे और हम लोग यूपीएससी के दरवाजे पे बैठ के भीख मांगते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा आज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में भी इसके काफ़ी ज़्यादा चर्चे सुने जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो दोस्तों हम समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको लेकिन यूनिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग उसे पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर 2019 का आप लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अगर वास्तविक आंकड़ा देखा जाए तो ये 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसमें पैसे खर्च हुए। 60,000 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा जो है एक समझिए कि बजट होता है। तो इतने रुपए खर्च होते हैं, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने ही इसके संस्तुत किया था कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव को देश में लागू कीजिए, ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, जिससे कि समय भी बचेगा और चुनाव में पैसे भी कम खर्च होंगे। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या नुकसान होंगे, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक राष्ट्र एक चुनाव में निरंतरता। मान लीजिए 2025 में एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत चुनाव कराया भी जाता है, तो क्या ये जरूरी है कि 2030 में फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव हो पाएगा? क्योंकि देखिए, अगर संसद का चुनाव होता है यानी कि जो संसदीय चुनाव होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं जिन्हें हम लोग आम चुनाव कहते हैं, अगर ये हो जाता है तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो है वो सरकार बहुमत से बने, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो ये स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत से ये सरकार बनी है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह की सरकार बने। हो सकता है कि अगली जो सरकार बने वो गठबंधन की सरकार बन जाए। अब गठबंधन की सरकार बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई दल शामिल होंगे और वो खींचतान होती रहेगी। तो वो जो सरकार है 5 साल चलने की, वो यानी कि 2030 में नेक्स्ट चुनाव की, तो 2030 से पहले ही सरकार गिर सकती है, क्योंकि ऐसे गठबंधन की सरकारें जो होती हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं, यानी कि खिचड़ी सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं और वो पहले गिर जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि एक राष्ट्र एक जो चुनाव का जो परिभाषा है, जो सपना है सरकार का, वो टूट सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव तभी हो पाएगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव में जो गठबंधन की सरकार है वो इनको नुकसान कर सकती है। और दूसरी जो चीज़ है कि जो अनुच्छेद आर्टिकल 356 है यानी कि राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन जो है उसमें बहुत से ऐसे जो सेंटर में गवर्नमेंट होती हैं देखा गया है कि अपना जो है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अगर विपक्ष पार्टी कहीं पर सत्ता में है तो उसको गिरा दिया जाता है, उसमें जोड़ तोड़ की जो गणित है उसको लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रस्साकसी होता है और अंततः सरकारें वहाँ पे गिरा दी जाती है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पे जो है जो सरकार है उनको गिरा दिया जाता है। तो ये केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पार्टी का विस्तार करने के लिए जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं। तो ये समस्या भी काफ़ी ज़्यादा जटिल है। तीसरी जो समस्या है कि जो राज्य विधानसभाएं हैं वो क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी, क्योंकि वर्तमान जो राजनीतिक जो स्वरूप है उसके अनुसार उसको अगर देखा जाए तो ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आज के समय में देश कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हमारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। वो केवल देश का झंडा हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन वो झंडा को बुलंद नहीं किए रहते हैं, उससे कहीं ऊंचा अपना पार्टी का झंडा लेकर वो चलते रहते हैं। तो जो राज्य में सरकारें बनेंगी जरूरी नहीं कि वो 5 साल चल ही पाए, हो सकता है कोई गठबंधन की सरकार बन जाए तो वो टूट जाए, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा के उनको गिरा दिया जाए, या कहीं कुछ और कारण होके जो है राज्य की विधानसभा जो है वो भंग हो सकती है, राज्य की सरकारें गिर सकती है। तो 3 मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक तो राष्ट्रपति शासन हो गया, दूसरा कि अगर जो लोकसभा में यानी कि जो केंद्र में सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बन गई, और तीसरा जो है राज्य में भी सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बन जाए, या फिर किसी कारणवश अगर वो सरकारें गिर जाती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव खर्च बचेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव खर्च बचेगा। जब एक साथ एक चुनाव होंगे यानी कि एक राष्ट्र में एक ही साथ विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होंगे तो दोनों का खर्च जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से
एक ही राज्य में लोकसभा के चुनाव होते हैं और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं, क्योंकि जैसे कि सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे लोकसभा के चुनाव के साथ ही साथ जो है विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे मतलब चलता रहा है, जो नहीं कि ये ऐसा होता ही रहा था और ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जो है जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो वो गिर जाएंगी, तो ये स्थितियाँ बदल भी सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान में स्थितियाँ है कि अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आपका उड़ीसा, सिक्किम और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में अभी भी लोकसभा के चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह से चुनाव हो गए तो एक ही बार सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, एक ही बार वहाँ पे जो मतदान कर्मी हैं वो आएंगे, एक ही बार वहाँ के प्रशासन को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, एक ही बार वहाँ पे चुनाव आचार संहिता लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने से जो वहाँ के विकास से कार्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। 1 महीने तक लगभग आचार संहिता चलती है, तो उस बीच में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता है, वो बाधित हो जाता है, ठीक है। तो चुनाव खर्च भी बचेगा और बहुत चीज़ों का फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये अच्छी चीज़ें हैं और ये सक्सेस हो सकता है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव खर्च बचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है अच्छे जनप्रतिनिधि, ठीक है। अच्छे जनप्रतिनिधि की हमें प्राप्ति होगी कि नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो पब्लिक को भाई चाहिए होता है कि हमें अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, हमें अच्छा लीडरशिप मिले, अच्छा लीडर मिले, ताकि हमारा जो समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, ये सब जो रोजगार की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए और पब्लिक को जो है अच्छी व्यवस्थाएं मिले, ठीक है। पब्लिक चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब तक से हमें अच्छे जनप्रतिनिधि मिलेंगे नहीं, जब तक से हमें अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे, तो फिर कहाँ से हमें अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो इसमें क्या ये फ़ायदे होंगे, तो इसमें ये फ़ायदे बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कोई लेना देना ही नहीं। जैसे पहले चुनाव जो अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, कई तरह से कई बार में चुनाव हो रहा है, सेम यही कंडीशन उस टाइम पे भी मतलब वन नेशन वन इलेक्शन में होगा। तो इसमें अच्छे जनप्रतिनिधि की प्राप्ति के लिए मतलब कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है। तो अगर इससे देखा जाए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से देखा जाए कि अच्छे जनप्रतिनिधि की प्राप्ति होगी, तो ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। यानी कि ये नहीं हो पाएगी, ये हो पाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, वोट प्रतिशतता बढ़ेगा, यानी कि वोट प्रतिशतता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसमें भी वोट प्रतिशतता नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज के समय में आप लोग इलेक्शन देखते होंगे तो 50%, 60%, मैक्सिमम 70% तक ही वोटिंग होती है, इससे ज़्यादा कहीं वोटिंग नहीं होती है। यानी कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वोट में वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसके पीछे का रीज़न भी है। देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, भले ही लोग इस पर वाद विवाद नहीं करते हैं, भले ही हमारी राजनीतिक पार्टियाँ या फिर इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि देखिए इससे किसी का मतलब राष्ट्र के प्रति अगर आप नहीं सोच रहे हैं, अगर राष्ट्र को अपना समय नहीं दे रहे हैं, तो इस पर जाहिर सी बात है कोई नहीं सोचता है, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है पर्सनली अपना फ़ायदा देखते हैं, सोशली या फिर अपना नेशनल के लिए कोई ज़्यादा नहीं सोचता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे, तो आप सोचिएगा कि वोट प्रतिशत क्यों आज के समय में इलेक्शन में घट रहा है। तो वोट प्रतिशत इसीलिए घट रहा है क्योंकि अगर आप एक बार आप वोट करने गए, 2 बार वोट करने गए, 3 बार वोट करने गए, 4 बार वोट करने गए, तो अगर आप सोचेंगे तो फिर आप यही सोचेंगे कि यार बार बार तो हम वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। बार बार तो वैसे ही चोर डाकू लोग आ जा रहे हैं, हमारे शासन में, प्रशासन में वैसे ही लोग बैठ रहे हैं जो कि पब्लिक को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो फिर वोट करने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा घर पर ही बैठे, और यही सब सोच सोच के लोग नहीं जा रहे हैं। लोगों को अपना अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, लोगों को अपना अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जीतने के बाद अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, तो वोट देने ही नहीं जा रहे हैं। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो वोट देने से क्या फ़ायदा, लोग यही सोच के नहीं जा रहे। और ये मतलब कि एक समझिए कि ये रीज़न है, एक मोस्ट रीज़न है वोट प्रतिशत क्यों घट रहा है। तो इससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन से, तो ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ इसमें काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है सामाजिक द्वेष खत्म, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से सामाजिक द्वेष खत्म होगा। तो देखिए, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कम हो जाएगा। इससे खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी इलेक्शन आते हैं ना, तो जानते हैं कि आपको कास्ट की राजनीति देखने मिलती है, रिलीजन की राजनीति, यानी कि जाति की, धर्म की राजनीति, या फिर पार्टी वाइज राजनीति हो जाती है। कई लोग बढ़ जाते हैं, गांव के गांव, घर के घर, मोहल्ले तक बढ़ जाते हैं। ये इस मोहल्ले के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस घर के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और द्वेष हो जाते हैं, यानी कि उनके बैर जो होता है ना, कि मन में शत्रुता आ जाती है। उसके बाद फिर धांधली भी होती है, जब चुनाव होते हैं तो धांधली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग
कैसे भी करके जीतना चाहते हैं। तो चुनाव और हिंसा दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर समझिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन से इसको खत्म कर दिया जाए तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है योजनाओं का केंद्र में राज्य ना कि चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घोषणा होने लगती है। अभी देखिए जो चुनाव आया, यानी कि 2024 में चुनाव है, तो अभी 2023 का ये सितंबर महीना चल रहा है और भारत सरकार ने सिलेंडर पे 200 रुपया छूट कर दिया। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आएगा तो आपको सिलेंडर फ्री में मिलेगा। तो ये जाहिर से हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केवल बीजेपी नहीं कर रही है, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले भी जो सरकारें थी, उनको पता था कि अगर पब्लिक को इन सब चीज़ों में छूट दिया जाए, भले ही 200 सिलेंडर 1,000 रुपये कर दिया जाए और फिर उसको 800 कर दिया जाए, तो पब्लिक तो कहेगी कि यार 200 रुपये छूट मिल रही है, जबकि पब्लिक को ये नहीं पता है कि 200 से 800 रुपया हुआ है, ये बढ़ा है ना कि घटा है, लेकिन लोगों को लगता है कि 200 रुपये छूट मिल रहा है। तो जब चुनाव आता है तो ऐसी सरकार योजनाएं बनाती हैं जिनका बिंदु जो होता है वो चुनाव होता है, ना कि राष्ट्र होता है। इसलिए मैंने इसमें बात की है कि राज्य, यानी कि योजनाओं के केंद्र में राज्य ना होकर केवल चुनाव होते हैं। ठीक है, यानी कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह से योजनाएं पब्लिक को समझाई जाती है, उनके लिए बनाई जाती है कि चुनाव जीता जा सके, भले ही राष्ट्र को नुकसान हो जाए लेकिन चुनाव जीता जाए। कैसे भी करके चुनाव जीतना है तो उसी के अनुसार जो है योजनाएं बनाई जाती है, यानी कि सरकार उसी तरह की योजनाएं बनाती है। तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि जब राष्ट्र को आप ध्यान में रखकर अगर कोई योजना नहीं बनाएंगे, केवल चुनाव को देखकर अपनी योजनाएं बनाएंगे, तो फिर चुनाव जीतने के बाद जाहिर सी बात है आप काम नहीं करेंगे, राष्ट्र के प्रति काम नहीं करेंगे, केवल आप पार्टी के प्रति काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7वां पॉइंट की परिवारवाद खत्म। यानी कि क्या इस वन नेशन वन इलेक्शन जो चुनाव सुधार प्रक्रिया के तहत जो वन नेशन वन इलेक्शन जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसके तहत क्या परिवारवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, यानी कि 6 और +6, यानी कि जो 12 पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे आप विचार कीजिएगा कि जो मैं 12 पॉइंट नोट करा रहा हूँ, क्या ये जरूरी है कि नहीं हमारे चुनाव के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि नहीं। यानी कि परिवारवाद खत्म हो जाए, उम्मीदवारी की स्वतंत्रता हो जाए, यानी कि चुनाव लड़ने के लोगों की आज़ादी हो जाए, धनबल और बाहुबल जो है खत्म हो जाए, या फिर पार्टी का चुनाव खत्म हो जाए। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नहीं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें जरूरी है, यानी कि इनमें होना चाहिए, यानी इनमें सुधार होना चाहिए। तो इसी हिस्से में मैं आपको 7वें पॉइंट पे बता रहा हूँ कि परिवारवाद खत्म हो पाएगा कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन से। तो ये नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि परिवारवाद का मतलब कि अगर कोई एक परिवार से कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है, मंत्री, सांसद, जो भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन इसको खत्म नहीं कर पाएगा कि उसके जो घर के अन्य सदस्य हो, जो घर के उसका बेटा हो या फिर बेटी हो या फिर अन्य लोग हैं, वो फिर चुनाव में भाग ना लें। ये खत्म नहीं कर पाएगा, यानी वन नेशन वन इलेक्शन से इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। यानी कि इससे वन नेशन वन इलेक्शन से परिवारवाद खत्म नहीं होगा। राजनीति में ये चीज़ें चलती रहेंगी। परिवारवाद में आपने देखा होगा कि जो गांधी परिवार है या फिर जो समाजवादी की जो परिवार है, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बिहार में चले तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके दादा विधायक थे, उनके लड़के विधायक हुए, उनके लड़के विधायक हुए, यानी कि विधायक सांसद उनके एक ही परिवार के लोग मतलब जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। इतना ज़्यादा उस परिवार में काबिलियत है, बाकी सोसाइटी में और कोई लोग ही नहीं है। ठीक है, तो परिवारवाद खत्म वन नेशन वन इलेक्शन से नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या उम्मीदवारी की स्वतंत्रता हो पाएगी, यानी कि चुनाव लड़ने की आज़ादी हो पाएगी? देखिए ये बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट है, लेकिन लोग इस पर बिल्कुल सोचते ही नहीं है। क्योंकि आज के समय में हमारे जो उम्मीदवार है, यानी कि हम खुद अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान का अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या हम स्वतंत्र हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए? संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, हम पर्चा भर सकते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतर के देखा जाए तो वास्तविक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कि वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं है कहने का मतलब कि जो हमारे सामने जो उम्मीदवार है, अगर हमसे ताकतवर है, अगर वो हमसे ज़्यादा धन से और बाहुबली है, तो जाहिर सी बात है उसके सामने लोग झुक ही जाते हैं। ऐसे आपको बहुत से क्षेत्र मिल जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल उनका साम्राज्य है, जो बाहुबली है, जो धन बल से परिपूर्ण लोग हैं, उनका एक साम्राज्य अलग, उनका एक अलग समझिए कि राज्य चलता है। उनके सामने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाता है। अगर कोई मान लीजिए वो सांसद है, बाहुबली जो है सांसद है, और उसके क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर वही ब्लॉक प्रमुखी लड़ेगा, वही कैंडिडेट खड़े होंगे जो उनका कहना मानेगा, यानी कि जिसको कहेंगे कि तुम्हें लड़ना है चुनाव तो वहीं लड़ेगा। बहुत से ऐसे राज्य मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे
जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो उम्मीदवार वहाँ पर चाह कर भी स्वतंत्र नहीं, यानी कि अगर आप चाह कर भी सोचे कि हम वहाँ पे प्रधानी लड़ लें, विधायकी लड़ लें, तो ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीति में जो है हमारा संविधान जो है इस तरह से इजाज़त लोगों को देता है कि आप धनबल और बाहुबल का खूब खुलकर प्रयोग कीजिए। तो इसमें सुधार होना चाहिए और राजनीतिक रूप से इस पे बात नहीं होती, लेकिन मैंने खुद जो चुनाव प्रक्रिया बनाया है WCEP, ये जो है WCEP जो मैंने चुनाव प्रक्रिया बनाया है, उसमें ये चीज़ें आपको मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि किस तरह से हमारे समाज से, हमारे राजनीति से उम्मीदवारी को स्वतंत्र किया जा सकता है, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। धनबल और बाहुबल वाले लोगों को कैसे खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बताऊंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9वां पॉइंट कि धनबल और बाहुबल खत्म। यानी कि देखिए, अभी उम्मीदवारों की स्वतंत्रता यानी कि चुनाव लड़ने की आज़ादी वन नेशन वन इलेक्शन से तो नहीं हो पाएगा, यानी कि लोग अभी भी डरे सहमे होंगे। अगर उम्मीदवारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग डरे सहमे रहते हैं कि क्या पता कहीं हमारा मर्डर हो जाए, कोई राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए किसी को मार देता है कहीं पर, जो ही उम्मीदवारी होती है तो उसके घर में मर्डर हो जाता है, उम्मीदवार को मार दिया जाता है, तमाम चीज़ें ऐसे होते रहते हैं, हिंसा का दौर चालू रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से इसमें भी सुधार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर है, यानी कि 9 नंबर है धनबल और बाहुबल खत्म। यानी कि चुनाव में जो धनबल वाले लोग होते हैं, जो बाहुबल लोग होते हैं, वही अपना उम्मीदवारी करते हैं, उनके इशारे से ही चुनाव होते हैं, उनके इशारे पे सारे चीज़ें बनती हैं। तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन से ये खत्म हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं खत्म होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसको खत्म कर पाएगा। यानी कि अगर जो लोग सोचते हैं कि नहीं इससे थोड़ा बहुत सुधार होगा, तो ये नहीं होगा। यानी कि धनबल और बाहुबल का जो सिक्का है वन नेशन वन इलेक्शन में भी चलता रहेगा। नेक्स्ट 10 नंबर है कि पार्टी का चुनाव खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हमारे वोटर जो है वो अपना केवल वोट देता है, सरकार वो नहीं बनाता है, सरकार जो है पार्टियां बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार पार्टियां बनाती है, हम तो केवल वोट देते हैं। पार्टी के जो 2-4 लोग आ जाते हैं, 2-4 जो नेता टाइप के लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी हम विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, हम संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट कीजिए। भाई मजबूरी है, वोट तो किसी न किसी को देना ही है, तो भाई ले जा, तुमको दे दिए, तो लोगों को मजबूरी है वोट देना। तो अगर उससे समझा जाए कि पार्टी का चुनाव खत्म हो जाएगा, तो पार्टी का चुनाव बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी का चुनाव हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ये समझिए कि घातक है। राजीव दीक्षित ने कहा था कि आज के समय में जो पार्टियां है वो राजनीतिक लोगों की एक संगठित गिरोह है देश को लूटने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां है वो संगठित होकर हमारे देश को लूट रही है। जी हाँ दोस्तों, लूट रही है बिल्कुल। तो इससे पार्टी का चुनाव खत्म होगा वन नेशन वन इलेक्शन से, तो ये नहीं हो पाएगा, यानी कि इससे भी ये सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट है खिचड़ी सरकारों से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, ये खिचड़ी जो सरकारें होती हैं वो हमारे देश को कभी कायदे से कोई फैसला लेने नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगर एक मैन में 2 तलवार रहेंगी तो हमेशा खटकती रहेंगी। जिस तरह से हमारे देश में खिचड़ी धर्म है, यानी कि खिचड़ी धर्म है, एक धर्म का तो ये देश नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा तनाव रहता है। एक जाति का देश नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है। अभी मिजोरम में, मणिपुर में देख रहे हैं कि मारामारी चल रही है, तो केवल वहाँ पे यही सब धर्म और जाति की चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए वहाँ पे मारकाट मच रहा है। और हमारे देश में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप देखेंगे सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब में कभी बम नहीं फूटता है, इस्लामिक कंट्री है लेकिन बम नहीं फूटता है, क्योंकि वहाँ पे एक धर्म है इस्लाम। अब कहेंगे सर इस्लाम तो बांग्लादेश में भी है, इस्लाम तो पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे बम क्यों फूटते हैं? तो देखिए वहाँ पर एक धर्म है लेकिन एक जाति नहीं, वहाँ पर भी शिया और सुन्नी के बीच में फाइट होती रहती है। तो जहाँ पे एक धर्म में भी अगर अनेक कास्ट आ जाएंगे तो वहाँ पे फाइट होती रहेंगी। और सऊदी अरब में ये चीज़ें नहीं है, सऊदी अरब में केवल सुन्नी है, केवल और केवल सुन्नी है। जो अदर शिया है या फिर अदर जो रिलीजन जैसे कि ईसाई या अन्य रिलीजन है वो बहुत थोड़ा मात्रा है, बहुत कम। तो जानते हैं कि अगर थोड़ा सा कम रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बराबरी के करीब में 70 और 30 का आंकड़ा हो जाएगा, 70% 30%, तो मारामारी स्टार्ट हो ही जाएगा। तो पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहाँ पर शांति है, क्योंकि वहाँ पे शिया सुन्नी दोनों है, तो वहाँ पे फाइट होते रहते हैं। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे शांति है, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल सुन्नी है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर खिचड़ी सरकार हो जाएगी, यानी कि एक ही सरकार में कई पार्टी मिल जाएंगी, यानी कि उसमें कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, या अन्य पार्टियां मिलकर अगर सरकार बनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चाहे कि कुछ थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हम भी सरकार का हिस्सा बन जाए, यानी कि कुछ दिन के लिए हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, तो फिर मारामारी होती रहेंगी। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो 13 दिन चली थी, उसमें शायद 28 पार्टियाँ थी या 26 पार्टियाँ की इतनी बड़ी गठबंधन बना था कि वो जाहिर सी बात है इतना बड़ा गठबंधन वो चल ही नहीं पाएगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो पॉलिसी है, जो प्रोसेस बन रहा है, वो भी खिचड़ी सरकार से मुक्ति हमें नहीं दिला पाएंगे। यानी कि जरूरी नहीं कि अगला लोकसभा जो चुनाव है उसमें कोई स्पष्ट बहुमत मिल ही जाए। क्या पता अटल बिहारी वाजपेयी वाली स्थिति दोहरानी पड़े और फिर वहीं सरकार गिर गई, फिर सरकार के लिए चुनाव करे, यानी कि चुनाव कराते रहिए, सरकार बन नहीं पाएगी, तो ये भी मुक्ति नहीं दिला पाएगा।
यानी कि अभी भी हम लोग परेशान ही रहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म, क्या वन नेशन वन इलेक्शन भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगा? क्योंकि राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो ये नहीं खत्म कर पाएगा। ये केवल एक ही चीज़ इससे फ़ायदा है कि एक बार चुनाव होंगे तो पैसा बचेगा और समय बचेगा। हमारे जो प्रशासनिक में जो लगे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी। आचार संहिता एक बार लगेगी तो जो विकास कार्य हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। बाकी इसमें जो मैंने आपको 12 पॉइंट बताए, इसमें और कोई फ़ायदा नहीं है, केवल चुनाव खर्च बचेगा और प्रशासन को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, बस यही फ़ायदा है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ भ्रष्टाचार खत्म, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी इस वन नेशन वन इलेक्शन जो है उस जो प्रक्रिया बन रही है उसमें भी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को फंड चाहिए, पार्टी पैसा चाहिए। पार्टी जब तक से पैसा कहीं से नहीं लाएगी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपना पैसा लेगी किसी बिजनेसमैन से या फिर कहीं से भी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए योजनाएं भी बनेंगी, उनके फेवर में योजनाएं बनेंगी, ताकि वो हमें अपना पैसा दे पाएँ। और पैसा अगर देंगे तो जाहिर सी बात है जब पैसा देंगे तो उनके फेवर में योजनाएं भी बनेंगी, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। पार्टी फंड भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी बड़ा एक रीजन है, तो पार्टी फंड जब तक से रहेगा तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदा है? केवल एक फ़ायदा कि खर्च बचेगा। लेकिन वहीं WCEP यानी कि विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया है, ये मैंने खुद तैयार किया है। मुझको इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे संतुष्टि है कि मैंने इसके माध्यम से काफ़ी अच्छा एक चुनाव प्रक्रिया बनाया है। तो WCEP जो चुनाव प्रक्रिया है, यानी कि बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया, इसके अगर देश में लागू कर दिया जाए, इसको लेकर अगर देश की जो नेशनल मीडिया है इसको लेकर अगर वाद विवाद करे, अगर पब्लिक के बीच में WCEP को लेकर कैसे भी करके अगर उनके बीच में रखा जाए, तो मैं बता रहा हूँ कि जो 12 बिंदु मैंने आपको बताए, वीडियो को आप पीछे करके पॉज करके देख लीजिएगा। 12 बिंदु जो भी मैंने बताए, सब पे ये जो गलत का टिक है ना, ये जो गलत, ये सब पर सही हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें सुधर जाएगी। परिवारवाद खत्म हो जाएगा, WCEP से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उम्मीदवार की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की आज़ादी हो जाएगी, बिल्कुल वो हो जाएगी। धनबल और बाहुबल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पार्टी का चुनाव खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा WCEP से। खिचड़ी सरकार से मुक्ति मिलेगी, जी हाँ दोस्तों, खिचड़ी सरकार से मुक्ति मिलेगी WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया से। भ्रष्टाचार खत्म होगा, 100% भ्रष्टाचार खत्म होगा बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया से। तो बिना उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है, आप लोग उसे जरूर समझिएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। और मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने 12 जो पॉइंट आपको बताए इसको आप लोग समझिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि हमारी जो सरकारें बने वो इन 12 बिंदुओं पे फोकस करे, और जो पार्टी जो नेता इन 12 बिंदुओं पे अगर कोई बात करता है तो उसी के फेवर में आप लोग वोट भी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे को वोट करना ही हमारी जो है समझदारी है। अगर पढ़े लिखे को वोट नहीं करेंगे तो अनपढ़ हमेशा हम पे शासन करते रहेंगे और हम लोग UPSC के दरवाजे पर बैठ के भीख मांगते रहेंगे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करूँगा मेरी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।